morning everyone. In the last lecture we have discussed about the discovery of electron. Now in this lecture we are going to start with a new topic known as discovery of neutron. Basically इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हम लोग कर चुके हैं. अब बात करेंगे स्टडी करेंगे हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में. सो बेसिक नीड क्यों पड़ी न्यूट्रॉन की. बेसिक जो बात थी ना, एटॉमिक नंबर के बेस पे जब जो चीज़ थी ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है बेसिकली आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है या नंबर ऑफ यू बोल दो कि पॉजिटिव चार्ज कितना है ना, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा. सो बेसिक जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है ना. सो इसलिए एटॉमिक नंबर कितना आता है इसका, एटॉमिक नंबर 1 होता है ना. सो देखो दूसरा अगर मैं आपको बोलूं कि हीलियम की बात करता, हीलियम में क्या होता है प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2. तो मतलब सिर्फ प्रोटॉन जो है एटॉमिक नंबर बता दे रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही एटॉमिक नंबर की केसेस में. बट दिक्कत आती थी एटॉमिक मास जब इसका निकालना आता है ना. एटॉमिक मास अकॉर्डिंगली निकालूंगा तो देखो आपको पता है एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg में है ना. या उसको अगर मैं कंपेयर करूं एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में क्या लिखता था, सिंपली 1U लिख देता था है ना. तो प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे 2, तो उसके अकॉर्डिंग कितना एटॉमिक मास होना चाहिए था इसका, एटॉमिक मास शुड बी इक्वल टू 2 बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है यहाँ पे, बट एक्चुअली में हमको हीलियम का मास पता कितना होता है 4. सो बेसिक जो बचे हुए 2 एटॉमिक मास 2 जो मास की वैल्यू आई वो कहाँ से आई, वो बेसिकली आई तब दिमाग में आया कि हाँ लोगों के कि एक्चुअली में कोई एक और सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास रह चुका है जो डिस्कवर्ड है, अनडिस्कवर्ड है ना, जो अनडिस्कवर्ड रह चुका है. तो क्या करा इन्होंने, देखो इसका तब कब हो पाएगा जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है आ जाएंगे इसके बाद है ना. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तब हुई, किसने करी गई थी, चैडविक ने करी थी इसकी डिस्कवरी इन 1932 है ना. कई बार ऐसे भी एमसीक्यू टाइप में पूछ लेते हैं कि किसने डिस्कवरी करी थी, किस ईयर में करी थी, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए इसका. ठीक है, एक बात तो ये. और बेसिकली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था क्या उससे, जिससे पता चला कि एक्चुअली में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब एक्चुअली में जो सब एटॉमिक पार्टिकल बचा हुआ है न्यूट्रॉन वो एग्जिस्ट करता है. उन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल लिया. अल्फा पार्टिकल समझते हो कि आप लोग क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज. 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके इलेक्ट्रॉन में, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हमने 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन में निकाल चुका हूँ, रिमूव कर चुका हूँ, तो चार्ज कितना आया +2 का. ठीक है, तो हीलियम 2 पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल है ना. तो काफ़ी हाई स्पीड होते हैं जनरली. हाई स्पीड में हमने इसको बम्बार्ड किया किसके ऊपर, इन्होंने लिया बेरिलियम है ना. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 है ना, और इसका हीलियम का कितना होता है 2, और ये इसका सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है 2, एटॉमिक मास कितना होता है इसका हीलियम का 4 है ना. ठीक है, सो एक बात तो ये. दूसरा क्या बात थी यहाँ पे, क्या हुआ एटॉमिक मास तो हमें 4 देखने को मिला, बट हमें नहीं पता कि अभी बाकी जो बचा मास किसकी वजह से आ रहा है. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया कि हीलियम का ये ले लिया, बेरिलियम का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना है 4, एटॉमिक मास कितना होगा फिर इसका, यहाँ पे 9 आएगा, एटॉमिक मास बेरिलियम का 9 होता है. सो अब मैं बात करूँगा जनरली क्या कि बम्बार्ड करने के बाद बेसिकली क्या मिला उसे, आफ्टर बम्बार्डेशन क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्ड किया है काफ़ी हाई स्पीड में बेरिलियम के ऊपर है ना, तो एक नया टाइप का हमें एलिमेंट फॉर्म मिला जिसको बोला हमने कार्बन है ना. नया टाइप का फॉर्मेशन मिली एलिमेंट की जो कि था कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोग को पता है 6, और इसका मास नंबर कितना होता है 12. ठीक है, ये बात थी. अब देखो, अब एक बार बैलेंसिंग करो इसकी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की. क्या देखो, अगर मैं बोलूँ कि एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 2, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 4, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें है ना. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करो तो कितने हैं 2, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 4 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने शुड बी 6 है ना. दोनों को ऐड करके क्या बनी चाहिए 6, तो ठीक है यहाँ तो 6 आ गया है ना. तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमें मिल गए 6. दिक्कत कहाँ थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मिल गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, क्योंकि अभी न्यूट्रल है ना. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होने वाले हैं. दूसरा अगर मैं आपको बात करूं, दूसरी चीज है एटॉमिक मास को लेकर. एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 9, यहाँ टोटल कितना बना 13 होना चाहिए था, बट यहाँ कितना है हमारे पास, यहाँ है 12. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक एडिशन में इनके पास एक चीज निकली जिसका था n, जिसका चार्ज कुछ नहीं था है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो चुके हैं, चार्ज कुछ नहीं है उसके ऊपर 0, एटॉमिक नंबर उसका 0, बट मास था उसका 1 है ना, जो कि यहाँ डिफरेंस है. देखो 12 + 1 करेंगे तो क्या बनेगा
13। इसी को उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन का। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन का। सो बेसिकली जो निकला था है ना, जो किसी न किसी एटम में से निकला था और क्या क्या अलग से निकल गया, क्योंकि काफी हाई स्पीड के वैसे जनरली निकलते हैं, वैसे प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन को आप एनर्जी दोगे तो इतनी जल्दी निकलने वाले, काफी देर से, काफी मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से उनको रिएक्ट करवाना पड़ता है जनरली, तो जाके निकलते हैं, बम्बार्ड कराना पड़ेगा किसी से। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे निकला, जिसका इन्होंने क्या देखा, जो कि क्या एकदम न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, हैविंग नो चार्ज, बट मास किसके इक्वल है, बट हैविंग द मास किसके इक्वल है, विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन प्रोटॉन, बोल सकता हूं मास ऑफ वन प्रोटॉन, सेम टू सेम मास था उसके, या सिंपली बोल लो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ, हालांकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, बट क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम मास है तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के भी इक्वल हो सकता है। एक बात तो है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका चार्ज जो है वो तो जीरो हो गया, तो मास कितना होना चाहिए यहाँ पे, मास वुड बी जितना उसका है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये किसका मास आ चुका है हमारे पास सॉरी, प्रोटॉन का मास बेसिकली आ चुका है। सो इस तरह से डिस्कवर हुआ। एक्चुअली में कमी कहाँ लगी, कमी लगी थी उन्हें एटॉमिक मास के केस में, इसलिए डिस्कवर किया गया। एटॉमिक नंबर की वजह से अगर होता कभी जिंदगी में तो डिस्कवर ही ना होता न्यूट्रॉन, है ना, बट एटॉमिक मास में कमी आ रही थी, जिसको पूरा किया किसने, है ना। अब देखो, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते कैसे, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते, सिंपली एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, है ना। मतलब क्या है, जितना एटॉमिक मास होगा, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है 12 और एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो 12 माइनस 6 करूंगा तो क्या बनेगा 6 आएंगे, तो 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इसमें, है ना। इसी तरह हीलियम की बात करूंगा, हीलियम में क्या, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, सो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने तो क्या करूंगा 4 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 2 आ गया। अब 2 मास तो उसका प्रोटॉन की वजह से आ रहा था, 1u करके 2u बन रहा था, इसी तरह 2 मास भी इसकी वजह से आएगा, न्यूट्रॉन की वजह से 2u यहाँ से बन जाएगा, टोटल कितना बन गया, टोटल 2 + 2 4 नहीं हो गया, है ना। तो यही कमी आ रही थी, किसकी वजह से कमी थी, न्यूट्रॉन की बेसिकली। सो ये था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो नाउ हम बात करेंगे कुछ मॉडल्स ऑफ एटम्स की, जो बेसिकली आप लोग 9th क्लास में पढ़ भी चुके, जस्ट ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले। ना हम बात करेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम की। इन्होंने ये किसने दिया था, इट इज़ गिवन बाय जे थॉमसन, है ना। जे थॉमसन जी ने दिया था कब, 1904 में, है ना, 1904 में दिया था इन्होंने। सो बेसिकली इन्होंने क्या बोला था, सिंपल सा मॉडल था इनका, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था। इन्होंने बोला कि एटम का जो स्ट्रक्चर है ना, वो किसकी तरह, एक वाटरमेलन की तरह, या सिंपल किसी पुडिंग की तरह, है ना, वाटरमेलन की तरह, पुडिंग की तरह। इसमें क्या बोला कि सिंपल जो है, जिस तरह वाटरमेलन के का जो एरिया होता है, रेडिश एरिया आप बोलते हो, है ना, रेड कलर एरिया होता है ना, और दूसरा क्या होता है, उसके सीड्स होते हैं, दोनों की बात करी गई यहाँ पे। सीड्स बेसिकली बोला उन्होंने, इट्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, सीड्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और जो रेड कलर एरिया वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज का एरिया, किसका है, पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने सिंपली बोला कि जे थॉमसन ने, कि जो नेगेटिव चार्ज की चीज इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो सिंपली एम्बेडेड है किसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज के अंदर सराउंडेड है। जैसे बोला उन्होंने सिंपली इस तरह, ये कुछ नेगेटिव चार्ज की चीजें जो है पॉजिटिव चार्ज वाले के अंदर सराउंडेड है इस तरह से। बाकी सारा एरिया क्या है, सिंपली दीज आर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बाकी सारा एरिया क्या है, पॉजिटिव चार्ज का, इस तरह से ये है हमारे पास। ये था जनरली सिंपल मॉडल किसका, जे थॉमसन। बट काफ़ी, क्योंकि उस टाइम पे जे थॉमसन को भगवान मान लिया गया था, उन्होंने डिस्कवरी करी थी ना, मॉडल भी बना दिया था। सो उनको कहा था कि हाँ, जब तक रदरफोर्ड ने क्या नहीं किया था, रदरफोर्ड ने जब अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं दिया था, तब तक ये मॉडल पूरा सक्सेसफुल था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। बट जब उन्होंने अपना वो दिया था, ये सारा का सारा क्या, देखो ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट, है ना। सो पॉजिटिव एरिया में सराउंडेड है क्या, नेगेटिव पार्ट। सिंपली जैसे वाटरमेलन होता है, आपको पता है ना, रेडिश कलर का जो एरिया होता है पॉजिटिव चार्ज का है, और सीड्स क्या जनरल इलेक्ट्रॉन। जिस तरह पुडिंग में होता है, पुडिंग में जो आप लोग खाते हो या ऐसा बोलते हो, पुडिंग में क्या होता है, जो चेरी टाइप होती है ना, जो चेरीज होती है वो क्या है, वो जनरली इलेक्ट्रॉन है, और बाकी बचा जो पार्ट होता है फ्लफीनेस, जो उसके ब्रेड टाइप होता है, वो क्या है, वो सारा का सारा
पॉजिटिव पार्ट है। सो इतना ही बताया था जनरली। मेजर जो पार्ट बताया रदरफोर्ड ने बात करी थी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने की एटम की, है ना। आप लोगों को पता है एटम जो होता है एज ए होल न्यूट्रल होता है, उसका न्यूट्रल होना सबसे जरूरी है, उसकी न्यूट्रलिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन चले गए ले गए तब की बात होती है, बट जनरली एटम न्यूट्रल ही मिलता है आपको, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो उसने ये बात कह दी थी कि हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी की तो बात करी थी, बट जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था 1911 में, तब तक ये मॉडल अच्छा माना जाता था, उसके बाद एक्सपेरिमेंट होते ही ये मॉडल फेल हो चुका था। सो आओ एक बार उसको, इस पे जनरली इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा 2-4 चीजें हैं जो आ सकती है एग्जाम में। बेसिक जो है वो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। बेसिकली क्या था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में। हालांकि जो रदरफोर्ड है वो बेसिकली असिस्टेंट ही थे थॉमसन के। सो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक सेटअप क्या बनाया, देखो ये जनरली आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। उन्होंने क्या किया, एक लेड का क्या एक फ्रेम सा ले लिया, और लेड जनरली यूज़ होता है हमारे हर एक रेडियो एक्टिव टाइप एलिमेंट के लिए। लेड के कंटेनर में रखा जाता है उनको, काफ़ी अच्छा एब्जॉर्बर है, सिंपली उसको एब्जॉर्ब कर लेगा लेड सारा के साथ, जितनी भी रेडियो एक्टिव चीज रेज छोड़ेगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल हो या एक्सरेज हो। जब भी आपको एक्सरे करवाने जाओगे तो आपको लेड की शीट पहनाई जाती है। MRI स्कैन करवाओगे जनरली आपकी बॉडी पे, जहाँ पे स्कैन की जरूरत नहीं है वहाँ पे लेड की शीट हो जाएगी, वहाँ पे आपको पहनाई जाएगी, ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे आपकी बॉडी को, बाकी पार्ट्स का, है ना। सो इसलिए लेड में रखा। दूसरा यहाँ पे रेडियम हमने क्या ले लिया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स ये ले ली हमने, एक स्लिट यूज होती है जनरली रे को, ताकि सीधी पास हो, बिल्कुल कहीं इधर उधर डिफ्लेक्शन ना, सीधी की सीधी रे इस तरह से पास है, इस तरह से रे सीधी सीधी जाके इस पे गिरे। और ये हमने क्या ले ली, दिस इज थिन शीट ऑफ गोल्ड, है ना, काफी थिन शीट ली थी, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल पतली, है ना। ऐसा बोला भी गया था कि जैसे बिल्कुल ना के बराबर एक कागज के ऊपर ना इतना बड़ा गोला आयरन का छोड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा बोम्बार्डमेंट थी, इतनी तेज बोम्बार्डमेंट थी इसकी, किसकी, ये रेडियो एक्टिव जो रेस निकल रही थी, इतनी तेज बोम्बार्डमेंट मारी कि हमने इतना बड़ा आयरन का गोला सीधा जाके पेपर पे मार दिया। इतनी काफ़ी पतली शीट थी गोल्ड की, ठीक है। और ये ले ली हमने जिंक सल्फाइड की क्या स्क्रीन, जिंक सल्फाइड किसके लिए काम आता था, एज ए फ्लोरोसेंट, है ना। फ्लोरोसेंट जब भी कोई रेस पे स्ट्राइक करेगी, वहाँ पे मान लो इस तरह से रे स्ट्राइक करी इस तरह से, तो यहाँ पे वो ग्लो करने लगेगा, है ना। यहाँ पे वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, ताकि हमें पता चले कि कहाँ एंगल से कहाँ का डिफ्लेक्शन जा रही है। इस तरह से काफ़ी जगह वो डिफ्लेक्शन शो करेगा अपनी इस तरह से। सो बेसिक जो पोर्शन था ना वो हमें क्या पता चला, ऑब्जर्वेशन की बात करें सीधी की, क्या ये जो थिन लेयर का मैं ग्राफ इस तरह से बना सकता हूँ, क्योंकि जो गोल्ड है, गोल्ड भी तो एटम ही है, एटम्स के अंदर ही है, स्ट्रक्चर सा बना दिया कि बीच वाला जो पोर्शन है वो अभी तक हमें नहीं पता, बट एक्चुअली में न्यूक्लियस बनाया हुआ कि क्या ये पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और ये एटम का स्ट्रक्चर बना रखा है। अब जब रेज इस पे आई, जनरली क्या हुआ, जनरली लिखा कि जितनी रेज आई, मान लो ये आई कुछ एज इट इज चलेगी सीधी की सीधी, ये देखो कुछ एकदम सीधी सीधी चलेगी ऐसे बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बट कुछ में क्या है, यहाँ से गई और ये डिफ्लेक्शन शो कर दिया उसे, है ना। कुछ क्या गई, यहाँ से गई और रिटर्न बैक गई और वापस इस तरह से, है ना। क्योंकि देखो कुछ तो जो डायरेक्टली हेड ऑन एंड कोलिजन करेगी न्यूक्लियस के साथ, है ना, हमें नहीं पता अभी क्या जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस करेगी हेड ऑन एंड, तो जनरली क्या टकरा के वापस स्ट्राइक बैक हो जाएगी। बट एक्चुअली बात करूंगा, अगर मान लो ये काफी एक न्यूक्लियस है, इधर से कोई रेज आ रही है इस तरह से, तो जनरली थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करेगा और इस तरह से मूव कर जाएगी, है ना, इस तरह से थोड़ा सा आगे मूव कर देगी। मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होने का रीजन क्या हो सकता है मेनली, है ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज जो रे छोड़ी गई है वो जनरली क्या है, अल्फा रेज है हमारे पास, रे क्या है, अल्फा रे, है ना। तो अल्फा रे में क्या होगा, जो क्योंकि अल्फा रे का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, सो पॉजिटिव चार्ज का है हमारे पास अगर वो चीज, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो डिफ्लेक्शन तो शो हो करेगा ही, है ना। बेशक एटम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, बट इलेक्ट्रॉन तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट डिफ्लेक्शन कब आएगा, डिफ्लेक्शन जब आएगी जब ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होगा। सो बेसिक जो ऑब्जर्वेशन थी वो 3 टाइप की रे थी यहाँ पे, है ना। एक ये फर्स्ट टाइप की, ये थी फर्स्ट टाइप की, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट टाइप की रे की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ रे ने क्या बोला कि मेनी रेज आर
डायरेक्टली gone through them विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, है ना, बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो ऐसी चलेगी, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मैनी ऑफ द जनरली 99% ऐसी रेस थी जो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास ऑन हो गई। मतलब क्या पता चलता है, अगर डिफ्लेक्शन तभी शो होगा ना जब कोई बीच में अड़चन होगी उसके, बट अगर बीच में कोई चीज़ है नहीं उसको रोकने को तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मतलब एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होना चाहिए, बेसिक बात ये। सो इससे ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि देयर मस्ट बी एन एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट हियर, है ना कोई एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, और जो जनरली ज़्यादातर एम्प्टी स्पेस ही है क्योंकि 99% रेस पास ऑन चलेगी, तो ज़्यादातर जो पोर्शन है वो एम्प्टी स्पेस का ही है। एक बात पता चल गया किसके अंदर, एटम के अंदर, क्योंकि एटम के मॉडल की बात करें तो एटम के अंदर ही होगा ना। सो एम्प्टी स्पेस ये दूसरी ऑब्जर्वेशन, दूसरी टाइप की थी कौन सी, जो डिफ्लेक्शन के साथ पास होने, है ना, विच रेस विच शोज सम डिफ्लेक्शन, जिसने कुछ डिफ्लेक्शन शो करी। डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आएगा, डिफ्लेक्शन का रीजन क्या हो सकता है, डिफ्लेक्शन का रीजन तभी हो पाएगा कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अंदर जो पड़ा है वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा और काफी हैवी मास है ना, कि छोटी मोटी चीज होगी तो क्या रे, क्योंकि छोटी रे नहीं है, अल्फा रे काफी ज्यादा बम्बार्डमेंट करती है, हमें पता है अल्फा रे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर अंदर कोई हैवी चीज होगी तभी उसको डिफ्लेक्ट कर पा रही है। अगर अंदर हैवी चीज जो पतली चीज हो तो सिंपली अगर बोलो कि ये चौक है सामने, इसको मोबाइल फेंक के मारो तो डेफिनेटली चौक को दूर कर देगा, मोबाइल जो है इसको टकरा के चौक को दूर कर देगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पे उल्टा रे दूर जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो अंदर चीज पड़ी है वो काफी हैवी है, इसको हमने नाम दिया बाद में न्यूक्लियस, है ना, जो कि काफी हैवी भी है ना। इसी का वजह कि किसकी डिस्कवरी हुई यहाँ पे, ऐसी चीज की इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, जो काफी हैवी है हमारे पास, है ना। और दूसरी बात क्या है, मास ऑफ एटम इज ड्यू टू मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस की वजह से ही सारा मास आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है जी, है ना, इलेक्ट्रॉन तो हैवी है ही नहीं। हैवीनेस किसकी वजह से आएगी, हैवीनेस आती है मास की वजह से, मास ज्यादा तो मतलब हैवी ज्यादा, और मास किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही आ रहा है मास, है ना। ये हमें पता चला न्यूटन की डिस्कवरी हो चुकी थी, प्रोटॉन की हो चुकी थी, उनकी वजह से मास आता तो डेफिनेटली यहाँ जो हैवी मास पड़ा है न्यूक्लियस के अंदर वो दोनों चीजें होनी चाहिए थी। सो वो दोनों चीजें होती है, इसलिए सेकंड ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, हमें पास न्यूक्लियस है जो कि काफी हैवी है ना, काफी हैवी, और उसका मास जो है वो काफी ज्यादा है। एक बात तो ये थर्ड टाइप की जो रे थी, है ना, उससे भी जनरली ये पता चलता है कि थर्ड टाइप की रे जो विदाउट डिफ्लेक्शन जाती है, हेड ऑन हेड कोलिजन करके, मतलब 20,000 में से एक ही रे ऐसी थी जो विदाउट मतलब डिफ्लेक्शन करके डायरेक्टली वापस आ चुकी है, जो इसी जिससे क्या पता चलता है हमारे पास कि हाँ कहीं ना कहीं जो है हैवी है वो चीज, ये कंफर्मेशन देती है कि हाँ हैवी तो है वो चीज फॉर श्योर, है ना। ये जो थर्ड रे थी वो तो बिल्कुल कंफर्म कर चुकी है कि जो रिटर्न बैक आ चुकी है एट एन एंगल ऑफ कितने एंगल पे, 180 डिग्री पे, है ना, 180 डिग्री पे वापस आ चुके हैं, ऐसे रिटर्न हो गए। उससे क्या पता चलता है कि हाँ एक्चुअली में न्यूक्लियस जो है वो काफी हैवी है ना। इससे पता चलता है कि एक तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, मेजर जो सेकंड का था वो पॉजिटिव चार्ज बता रहा था, बट एक्चुअली में जो हैवीनेस बताई वो बताई थर्ड टाइप की रहने की, हाँ हैवी कोई चीज पड़ी है तभी डिफ्लेक्ट होकर वापस आ चुके हैं हमारे पास। तो ये जनरली था हमारे पास ज्यादातर कि क्या है। दूसरा अगर मैं बोलूँ कि एक और चीज की, इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, इसने ये बात और बोली कि रदरफोर्ड मॉडल भी आएगा, जनरली उसकी बात नहीं करेंगे, इतना रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट था। तो इसने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरह से रिवॉल्व आउट करता है ना, तो उसने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउट करता है चारों तरफ किसके, न्यूक्लियस के, तो एक बारी को वो है ना क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करता रहेगा कि रिवॉल्व आउट कर, इस पे रिवॉल्व आउट कर रहा है अगर कोई चीज इस तरह से, और ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो आपस में एक बार क्या होगा, एक बार अट्रैक्ट होते होते उसमें गिर जाएगा और बम्बार्ड हो जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, है ना। तो इसके पीछे का रीजन था वो हम आगे पढ़ेंगे बोर मॉडल ऑफ एटम में, जिसने बोला था कि एक्चुअली में जब जिस सर्कुलर मोशन में जिस एनर्जी लेवल पे मूव कर रहा है ना उसको जनरली ऑर्बिट कहते हैं, जिसकी एनर्जी फिक्स रहती है, उसकी वजह से कभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, बट यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था। सो ये बात थी हमारे पास किस चीज की, जनरली यहाँ पे फाइंड आउट हुआ था, सबसे बिग डिस्कवरी जो थी ना वो यहाँ पे न्यूक्लियस की थी। सो ये था हमारे पास रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दिस इज ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।